आप सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल ड्रीम डोज। और जो 2015 का पीटी का क्वेश्चन था वो सॉल्व करेंगे। और जिस जिस कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा उसको समझना है, ठीक है। पहले खुद से ट्राई कीजिए किसी भी क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद जो भी कंसेप्ट मैं आपको समझा रहा हूँ उसको आपको समझना है। और एक चीज़ याद रखिएगा कि जो 25 क्वेश्चंस आपके मैथ्स के आएंगे, बहुत लोग ऐसे होंगे जो 25 में 25 करके आएंगे, ठीक है। और आपको भी उन लोगों में शामिल होना है और सिलेक्शन इंश्योर करना है, ठीक है। आप ये कभी मत सोचना, ठीक है, कि क्वेश्चंस ऐसे आ जाएंगे जो लोग कर नहीं पाएंगे। कुछ लोग ऐसे जरूर होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं और 25 में से 25, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो बहुत लोग 25 में से 25 लाएंगे। बट हम मान के चलेंगे कि एक लेवल ऊपर आएगा, उसी हिसाब से मैं आपको समझाऊंगा भी कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आए तो कम समय में विदाउट पेन किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि यदि ए का वेतन, ठीक है, 2015 का, ठीक है, पीटी का क्वेश्चन है, ठीक है। आप देखो, ठीक है, कि किसी भी क्वेश्चन को आप कितने समय में कर पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है, इसको मैं चेंज कर लेता हूं कलर, ओके। पहला क्वेश्चन है आपका कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, ठीक है, तो बी का वेतन ए से कितने अधिक है। देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, हर तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं कितने मेथड हो सकते हैं, किस किस तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। कम समय में कैसे करना होता है। देखिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा था, जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उसको हम 100 मान लेंगे। यदि ए का वेतन बी से कंपेयर करना है तो बी को हम 100 यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। बी को 100 मान लिया हमने, ठीक है। यदि ए का वेतन बी से 25% कम है, तो अगर ये 100 है, ठीक है, तो ए कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, क्योंकि 25% कम है तो मैंने यहाँ 75 लिख दिया। तो क्या बोला है, तो बी का वेतन, तो बी का जो ये वेतन है, ठीक है, ए से कितना अधिक है। अब देखो कितना अधिक है, तो 25 अधिक है, ठीक है। अब देखो, तो बी का वेतन ए से, अब किससे कंपेयर करते हैं, वो हमेशा नीचे लिखा जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। देखो, तो बी का वेतन ए से कितने अधिक है, ए से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो बी का कितना ज्यादा है, 25 ज्यादा है, ठीक है। और किससे कंपेयर कर रहे हैं हम लोग कर रहे हैं, हम लोग किससे, ए से कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया। अब देखो, तो अगर इसको आप काटते हो तो 25 3 जा होता है, मतलब 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है, तो 33 1/3% इसका आंसर होगा। अब ये चीज हमेशा याद रखना कि आपको 100 लिख के यहाँ सॉल्व नहीं करना है, आपको मैंने समझा रखा है, ठीक है। जितने लोग हमसे पढ़े हुए हैं कि 1/3 फ्रैक्शन टू परसेंटेज वैल्यू आपको डायरेक्टली याद रखना है 33%। एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। एक और क्या तरीका हो सकता है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। देखो, एक ही चीज को करने के लिए ना 2-3 तरीका, जितना ज्यादा आप अपने आप को घसोगे मैथ्स एंड रीजनिंग में, आप मास्टर हो जाओगे। मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ, 25 में 25 आप ला सकते हो, बस जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपको उस तरीके से पढ़ना है। अब दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, देखिए, ए का वेतन बी से 25% कम है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 4 होता है, ठीक है। तो 25% मतलब टोटल अगर 4 है, ठीक है, तो 25% क्या डिनोट करता है, 1 को डिनोट करता है, मतलब ये बी का है, बी का वैल्यू है, ठीक है। और ये क्या है, एक कम है, किसका, किसके पास एक कम होगा, 25% कम होना मतलब क्या, जो 4 है उसमें एक कम है। तो अगर बी का अगर हम लोग 4 है, ठीक है, तो ए का कितना हो जाएगा, एक कम होगा, क्योंकि 25% उसके पास कम है तो 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना है, 1 का डिफरेंस है, ठीक है। और किससे हम लास्ट में कंपेयर कर रहे हैं, ए से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग 1/3 लिखेंगे। 1/3 का वैल्यू क्या होता है, 33.33%, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, आपको समझना है कि मुझे एक्यूरेट करना है और मैक्सिमम 10 से 15 सेकेंड लेना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको भी 2-3 तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है, बट मैं सबसे क्विक वाला बता देता हूँ और फिर क्लासेस में मैंने आपको 2-3 तरीके से समझा रखा है। एक वस्तु का निर्धारित मतलब समझ सकते हो कि अंकित मूल्य बोल, देखो इसका एक और बेसिक तरीका भी है, ठीक है, और इसको रेशियो से भी कर सकते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चंस को क्विक कैसे करना है, ठीक है। एक वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेची जाती है, निर्धारित मूल्य मतलब मान लो कि उसका
अंकित मूल्य हो गया या उस अंकित मूल्य हो गया, मार्क प्राइस हो गया, ये सब निर्धारित मूल्य उसको बोला जाता है। ठीक है, यदि उसे निर्धारित मूल्य का 2/3 मूल्य पर बेचा जाता है तो 10% का हानि हो जाता है। ठीक है, तथा अनुसार निर्धारित मूल्य पर बेचने पर कितना का लाभ होगा। देखो, जब भी क्वेश्चंस करो लॉजिकली सोचना है चीज़ों को। ठीक है, जो मुझे दिया है उसमें आंसर निकाल के बात खत्म। क्या बोला है, 2/3 ऑफ निर्धारित मूल्य। मैं निर्धारित मतलब मार्क प्राइस को मान लेता हूँ कि मेरा 3 है। ठीक है, मैं इतना इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको समझाना है। तो क्या बोला है, यदि उसे 2/3 ऑफ निर्धारित मूल्य, तो 2/3 ऑफ निर्धारित मूल्य मैंने 3 माना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2 हो जाएगा। तो बोला है कि अगर 2 में अगर वो बेचता है तो उसका कितना परसेंट का लॉस हो जाता है, 10% का लॉस हो जाता है। मतलब ये 2 यूनिट जो है ये 90% को डिफाइन कर रहा है, क्योंकि हमारा सीपी हमेशा क्या होता है, 100% होता है। ये तो आपको मैंने समझा रखा है, अगर नहीं याद है तो आपको याद रखना है कि सीपी खुद में कितना होगा, वो 100% होगा। सीपी ऐसा होता है ना, आपको वहाँ कोई लॉस हो रहा है ना वहाँ आपको गेन हो रहा है। ठीक है, सीपी 100% है खुद में। तो जब 2 यूनिट का वैल्यू 90 है, क्योंकि 10%, क्योंकि जब 2 में बेचते हैं तो 10% का हानि हो जाता है। तो मुझे किसका निकालना है, मैं निकाल लेता हूँ 3 यूनिट का। तो 2 यूनिट अगर मेरा 90 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, कितना 45 टाइम्स है। ठीक है, तो इसको भी मैं 45 टाइम्स कर देता हूँ, क्योंकि मतलब 2 यूनिट अगर 90 है तो 1 यूनिट 45 हो गया, और 3 यूनिट कितना हो जाएगा आपका, आप ये डायरेक्टली निकाल लोगे तो 3 यूनिट जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 135। ठीक है, अब देखो, आपने कोई चीज़ 100 में खरीदा है और 135 में बेच रहे हो, कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 35% का। इसी चीज को एक और तरीके से किया जा सकता है, पर ये जो है आपका सबसे सिंपलेस्ट मेथड है इस क्वेश्चंस को करने के लिए। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट करना है। हमने माना कि निर्धारित मूल्य जो है मेरा, जो भी उसका मूल्य था, मैंने 3 ही मान लिया। उसके बाद बताया गया है कि 2/3 ऑफ 3, ठीक है, 2/3 ऑफ 3 कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि उसने बोला है कि 2/3 जो हमारा निर्धारित मूल्य है, निर्धारित मूल्य का 2/3 में अगर बेचते हैं तो 10% का हमारा लॉस हो जाता है। तो अगर हम 2 यूनिट में, मतलब इस 2 रुपया में बेचते हैं तो मेरा 10% का लॉस हो जाता है। मतलब कितना में बेचा होगा, वो 90% में बेचा होगा, क्योंकि सीपी तो हमेशा 100 होता है। तो 2 यूनिट अगर 90 है तो 1 यूनिट 45 होगा, 3 यूनिट 135 होगा। तो अगर वो 3 यूनिट में बेचता है तो ये 100 है, ये 135 है, तो 35% का उसको प्रॉफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 35%, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। देखिए, यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेला में 2 घोड़ा प्रत्येक, देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी आप क्वेश्चंस करते हो ना, अगर आंसर जो मुझे परसेंटेज में देके रखा है तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। ये हमेशा दिमाग में रखना, उसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है, हम परसेंटेज में ही खेलेंगे। देखो, अब यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेला में 2 घोड़ा प्रत्येक 14,000 में खरीदता है, चाहे 1 रुपया में खरीदता है, उससे कोई मतलब नहीं, बेचता है। ठीक है, यहाँ बेचने का बात किया गया है। एक पर उसे 15% का लाभ होता है और एक पे उसे 15% का हानि होता है। तो पूछा कि ओवरऑल उसका क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा और कितना होगा। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन जब भी हो, ठीक है, आपको करना कैसे, अब इसका कंसेप्ट समझ लो। एक चीज मैंने आपको समझाया था कंपाउंड इंटरेस्ट में सक्सेसिव का केस। मान लो x रुपया में एक को खरीदा होता, दूसरे को y रुपया में खरीदा होता, हमको नहीं पता। ठीक है, हमको कुछ नहीं पता। ओवरऑल मान लो उसने 10,000 रुपया में खरीदा होता। ठीक है, अब क्या हो रहा है, 10,000 रुपया में कुछ वो क्या कर रहा है, दोनों को 5-5 हज़ार में बेच दे रहा है। ठीक है, 5-5 हज़ार में बेच दे रहा है, यही हो रहा है। ठीक है, मैं एग्जाम्पल बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, आपको 5-5 हज़ार में बेच दे रहा है। मान लो कि उसने इस एक को 8,000 में खरीदा था, एक को 2,000 में खरीदा था। ठीक है, टोटल 10,000 हो गया। ठीक है, फिर से एक को 5,000 में बेच दिया, दूसरे को भी 5,000 में बेच दिया। एक पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, एक पे 15% का लॉस हो रहा है, एक पे 15% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब जो भी चेंज हो रहा है इसी पे हो रहा है। मतलब एक ही चीज पे मान लो, क्योंकि 10,000 रुपया है, ठीक है, कुछ पे आपको प्रॉफिट मिल जा रहा है, कुछ पे आपको लॉस मिल जा रहा है। मतलब कि एक ही चीज पे वो अफेक्ट कर रहा है, और ये होता है आपका सक्सेसिव का केस। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था जो हर जगह आपको काम आता है। ठीक है, x प्लस xy डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब देखो ये क्या, x में मान लेता हूँ, पहला प्रॉफिट हुआ तो 15% में मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरा मैं माइनस मान लेता हूँ क्योंकि लॉस हुआ। फिर से मैं लिखता हूँ 15 × 15 डिवाइडेड बाय 100।
ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएगा, आपका क्या आएगा, ये आएगा 225, 225 बाय 100 करोगे तो 2.25, और ये माइनस में आएगा, बोलो क्यों, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में, तो ये माइनस में ही आएगा, तो 2.25% का आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आए। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, थोड़ा दिमाग लगाना है, इजीली क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब ये क्वेश्चन देखो, इसको आप विद इन ए सेकेंड कैसे आंसर कर सकते हो, बट पहले हम लोग थोड़ा इस पे हम लोग बेसिक में चलते हैं। ठीक है, बोला है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का औसत कितना है, आपका 40 है। तो अगर मैं निकालना चाहूं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार का टोटल क्या होगा, जो आपका जो टेम्परेचर था वो कितना था, तो अगर मैं लिखूं मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, अगर मैं 3 से करता हूं तो ये बोला कि मेरा 40 आ जाता है। मतलब मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। उसी तरीके से, क्योंकि 3 उधर चला जाएगा, उसी तरीके से बोला कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, थर्सडे, ठीक है, गुरुवार का क्या हो जाएगा, ये भी 41 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 डाटा का एवरेज दिया हुआ है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। समझ में आया। अब अगर हम इन लोग को माइनस कर देते हैं दोनों को, ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या यहाँ कट जाएगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कट जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपका मंडे माइनस थर्सडे, मतलब सोमवार माइनस गुरुवार इक्वल टू -3। ठीक है, और मुझे गुरुवार का वैल्यू दिया हुआ है कि 42 है, तो यहाँ अगर मैं 42 लिख देता हूँ और 42 उधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो 42 -3 इक्वल टू 39 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप सॉर्ट भी कर सकते हो। अब बोलेंगे सर वो कैसे होगा, तो मैंने आपको एवरेज समझाया है। ठीक है, अब एवरेज क्या बोलते हैं, आप ध्यान से समझना कि इसको आप विदाउट पेन कैसे करते हैं, पर मैं थोड़ा लिख देता हूँ, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, ठीक है, कितना है, 40 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, जो दिया हुआ है आपको कितना दिया हुआ है, 41। ठीक है, सॉरी, यहाँ मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस थर्सडे, ठीक है, ये तीनों का दिया हुआ है। अब यहाँ देखना कि अगर मंडे को निकाल दिया जाता है और क्योंकि ट्यूसडे और वेडनेसडे तो इन दोनों में है, और उसके जगह आपको गुरुवार को डाल दिया जाता है, तो कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है एवरेज में, एवरेज में 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि जो मंडे, ठीक है, मंडे, ठीक है, और जो आपका थर्सडे में जो डिफरेंस होगा वो कितना का होगा, 3 का डिफरेंस होगा। क्यों, क्योंकि ये देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ये 40 था, अब यहाँ क्या आ गया, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 का इंक्रीमेंट हो रहा है, क्योंकि जैसे ही थर्सडे आ जा रहा है, ठीक है, सबका एक एक एवरेज बढ़ जा रहा है, ट्यूसडे का भी बढ़ जा रहा है, वेडनेसडे का भी बढ़ जा रहा है, और थर्सडे तो खुद आया है, तो वो भी एक एक्स्ट्रा लेके आया है, 40 था पहले, अब 41, मतलब 3 नंबर बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो 3 नंबर बढ़ जा रहा है, मतलब सिंपल है क्या, कि अगर इसका 42 दिया हुआ था, ठीक है, मतलब थर्सडे का अगर 42 मुझे यहाँ दिया हुआ है, तो जो मंडे हुआ क्या होगा, 3 उससे कम होगा, तो अगर इसमें 3 अगर आप प्लस करते हैं तो ये क्या आता है, 42, मतलब क्या है, 39 इसका आंसर है। समझ में आए, आपको एग्जाम में यही चीज अपनाना है। इसको मैंने बहुत ही बेसिक से भी करवा के रखा है कि आखिर किस तरीके से एवरेज काम करता है। आपको कुछ नहीं करना था, बस ये देखना था कि गुरुवार का 42 है, ठीक है, अगर सोमवार की जगह हम लोग गुरुवार रख देते हैं तो 3 का इंक्रीमेंट हो जाता है एवरेज में। ठीक है, कितना में, 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है एवरेज में। 1 का इंक्रीमेंट होना एवरेज में, मतलब सब पे क्या होगा, 1 का इंक्रीमेंट होगा, मतलब टोटल 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो अगर 3 का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो सिंपल है कि जो आपका गुरुवार था वो 3 ज़्यादा था उसका टेम्परेचर कंपेयर टू मंडे। ठीक है, तो आपका इसका आंसर डायरेक्टली 39 कर सकते थे। ठीक है, इजी है, इसी तरीके से सोचना है। अब देखो, यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय कोई गिरावट ना आए। अब देखो इसका कंसेप्ट क्या बोलता है, अब इसको विद इन ए सेकेंड आंसर मार सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब चीज़ समझा रखा है। अब देखो कैसे, एक चीज़ मैंने आपको समझाया था, अगर आप परसेंटेज जब मैं समझा रहा था कि एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्च जो होता है वो हमेशा किसका गुणनफल होता है, किसका मल्टीपल होता है, तो वो होता है आपका कंजम्पशन, कंजम्पशन इनटू, ठीक है, रेट। अब कंजम्पशन मतलब क्या होता है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, कंजम्पशन मतलब आपका खपत, और ये है आपका रेट।
ये हमेशा यहाँ कांस्टेंट रहेगा। आप बोलोगे सर वो कैसे? देखो, मान लो रेट बढ़ गया तो आप खपत तो कम करोगे, ठीक है, और अगर रेट घट गया तो क्या होगा? आप खपत बढ़ा दोगे। ये जनरल फेनोमेना है, ठीक है, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब देखो इसको विद इन ए सेकेंड आप कैसे कर सकते थे। मैंने आपको क्या समझाया कि अगर 10% गिरावट आ गया, 10% गिरावट आ गया मतलब क्या? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेट, मैंने यहाँ रेट लिख दिया, रेट में 10% का गिरावट आ गया। तो सिंपल है कि जो कंजम्पशन है उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा। कितना इंक्रीमेंट आए कि ये कांस्टेंट रहे? तो मैंने आपको क्या समझाया था, बस ये जो है यहाँ क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ध्यान से देखना, मैंने आपको क्या समझाया था? 1/10 है, ठीक है, 1/10 है। तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर -1/10 है तो आप यहाँ प्लस लिख दो, ठीक है, और यहाँ आपको 1 का ऊपर 1 ही रहेगा, और ये जो आपका माइनस था तो 1 माइनस करके आप नीचे लिख दो। इसको मैंने डिटेल में भी समझाया था। तो जो इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा? खपत में आपका अब 1/9 होगा। 1/9 का ये फ्रैक्शन वैल्यू है, तो परसेंटेज वैल्यू कितना होता है आपको? ये भी चीज़ मैंने आपको समझा के रखा है, 11 1/9। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, 11 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। एक और तरीका है इस चीज़ को करने के लिए, आपको ये बस देखना था परसेंट 1/10% अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो ये अगर ये बढ़ गया है, ठीक है, ये बढ़ गया मतलब यहाँ गिर गया है बोला है, ठीक है, तो गिर गया तो माइनस ले लेंगे। तो डायरेक्टली हम आपको पहले करवा चुके हैं, -10% है मतलब क्या? 1/10 हो जाएगा। 1/10 हो गया ये, तो खपत में कितना इंक्रीमेंट होगा? प्लस लिखेंगे, ठीक है, और ये माइनस करके यहाँ लिख देंगे, डेट इज 1/9। तो क्या हो जाएगा? 1/9 का वैल्यू क्या होता है? 11 1/9। एक तरीका और है जिससे आप इसको समझ सकते हो, वो क्या है? वो ये है कि कोई भी सामान था, ठीक है, कोई भी सामान था, पहले वो 100% पे बिकता था, अब क्या हो गया? वो 10% उसमें कमी आ गया, मतलब कितना आ गया? अब 90% आ गया, ठीक है। अब डिफरेंस कितना हो रहा है? क्योंकि मुझे इस पे अब देखना है, जो नया प्राइस है उस पे देखना है, डिफरेंस कितना आ जा रहा है? मुझे 10 का डिफरेंस आ रहा है, तो 10 का डिफरेंस, ठीक है, ओवर 90, ठीक है, यही मेरा आंसर होगा। क्योंकि मेरा जब जो भी कम ज़्यादा करना है, अब वो नया वाला प्राइस पे कम रहा है, तो 10/90, तो क्या आ जाएगा? 1/9। 1/9 का वैल्यू क्या होता है? परसेंटेज वैल्यू 11 1/9। तो इस तरीके से भी कर सकते हो और इस तरीके से भी कर सकते हो, जो आपको सही लगे उस तरीके से कीजिए, ठीक है। अब ये देखो, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात, ठीक है, 16:9 है, तब कक्षा में कितने % लड़कियां हैं? देखो, अब कुछ लोग इसमें क्या करेंगे कि कुछ इसमें इसका वैल्यू निकाल, जब भी मैंने क्या बोला, फिर से अभी मैं याद दिला, मैंने आपको क्या बोला, जब भी परसेंटेज का वैल्यू दिया हो, ठीक है, मुझे रियल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ दिया हुआ है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियां और लड़कों का अनुपात 16:9 है, दैट मीन्स 16:9 है, ठीक है, तब कक्षा में कितने % लड़कियां हैं? देखो, तो ये क्या है? ये गर्ल्स के बारे में बता रहा है और ये बॉयज़ के बारे में बता रहा है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 हो जाएगा। मुझे निकालना किसका है? गर्ल्स का निकालना है, तो इंटू में 100 कर दूंगा, ठीक है, तो 25 4 जा तो 16 4 जा 64%। मुझे इससे कुछ नहीं लेना देना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, जब भी मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना हो। अब ये तो सिंपल है, एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है, ठीक है, और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, ठीक है, समझ में आया? तथा अनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे? तो इसको आप सिंपल है, 37.5 है, 1 मीटर में उसे 8 काटना है, तो 37.5 मीटर में कितना? तो 8 से कर दोगे 300 मीटर इसका आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है। एक बार आप चेक कर लेना, 300 मीटर आना चाहिए, एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको विदाउट पेन करना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट रिपीटेड होते हैं। आप ध्यान से समझना, मैं समझा क्या रहा हूँ। इसमें बोला है कि एक खंबा है कोई, ठीक है, इस पे क्या है कि एक बंदर पहला मिनट में क्या होता है, जब वो कूदता है इस पे, तो ठीक है, तो कितने ऊपर छलांग मार लेता है पहला मिनट में? 1 मिनट में क्या है, तो वो 6 मीटर ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर ऊपर चढ़ रहा है। जैसे ही वो 6 मिनट में ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, एक बार जब माना 6 मीटर में, तो 1 मिनट में वो 6 मीटर पे चढ़, 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 6 मीटर पे चढ़ गया। और दूसरे ही मिनट में क्या होता है, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लिया करो, ठीक है, दूसरे ही मिनट में क्या होता है, वो 3 मीटर घसक जाता है, नीचे आ जाता है। मतलब 2 मिनट में उसका जो वैल्यू है, मतलब कूदा, ठीक है, तो 6 मीटर तक, बट 1 मिनट में 6 मीटर तक कूद गया पोल पे, पर दूसरे ही मिनट में क्या होता है, वो 3 मीटर नीचे आ जाता है और वो
बचता कितने पे है, तो बस वो 3 मीटर पे ही ग्राउंड से बच जाता है। ठीक है, तो अभी जो 2 मिनट के बाद वैल्यू है उसका कितना है, बस 3 मीटर पे ही ग्राउंड से वो ऊपर है। ठीक है, तो 2 मिनट में वो कितना कि 2 मिनट में उसका कितना हो रहा है, 2 मिनट में वो बस 3 मीटर ही उसका कूदना बच जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक कोई पोल था। ठीक है, पहला मिनट में तो वो कितना 6 मीटर पे चला गया और घसक घसक के कितना पहुंच गया, वो 3 मीटर पे पहुंच गया टोटल 2 मिनट के बाद। तो 2 मिनट में बताया हुआ है इसका कि 2 मिनट में वो चढ़ता है 3 मीटर। ठीक है, समझ में आया, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ता है। ठीक है, और उसको चढ़ना कितना है, चढ़ना है उसको कितना, टोटल आप देख रहे होगे 21 मीटर। देखो, तो एक चीज याद रखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए सबसे पहले आप क्या करोगे, 21 जो है 21 में आप वो जो पहला जो कूदेगा उसको आप माइनस कर लेना। अब क्यों, मैं वो भी आपको समझा रहा हूं, माइनस कर लेना। ठीक है, तो ये करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15। ठीक है, 15। अब देखो 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ जाता है, तो ये 15 को अगर मैं डिवाइड करता हूं 3 से, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 5। ठीक है, 5। तो 5 बार अगर वो, देखो इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, देखो ये 15 मीटर उसको चढ़ना है। ठीक है, 15 मीटर उसको चढ़ना है, तो इसको मैं कितना बार मल्टीप्लाई करूं कि 15 पे पहुंच जाए, तो ये 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 पे पहुंच जाएगा। तो 15 मीटर हो गया कि 5 का 5, क्योंकि 2 मिनट में वो 3 मीटर चढ़ता है। ठीक है, तो मुझे कितना पे जाना है, 15 मीटर पे जाना है। तो अगर इसको 3 से मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 15 मीटर आ जाएगा। तो इस साइड भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो 10 मिनट। समझ रहे हो ना, देखो पहला 2 मिनट में वो 3 मीटर चला, फिर अगला 2 मिनट में वो फिर 3 मीटर चला, फिर वो अगला 2 मिनट में 3 मीटर चला, इसी तरीके से जा रहा है। तो वो क्या हो रहा है, टोटल 10 मिनट में क्या हो जा रहा है, आपको वो 15 मीटर चढ़ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है आपको, बस मैं ये समझाने के लिए इतना मतलब ये कर रहा हूँ। ठीक है, अगला जब वो जंप मारेगा, क्योंकि वो कहाँ पहुंच चुका है, 15 मीटर तक पहुंच चुका है। मान लीजिए 15 मीटर यहाँ है, बचाव ऊपर कितना है, 6 मीटर ही बचा हुआ है, क्योंकि 21 मीटर उसको चढ़ना है। तो जब वो अगला जंप वो जब मारेगा तो ये पोल पे ऊपर चढ़ जाएगा, यहाँ से वो नहीं घसकेगा। इसीलिए जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन दे, जितना उसको चढ़ना है उससे डायरेक्टली सबसे पहले वाला माइनस कर लेना, और जो आएगा उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट कर लेना। तो ये 10 मिनट में तो क्या हो जाएगा, वो 15 मीटर चढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप यहाँ देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप देख रहे हो, तो 10 मिनट में 15 मीटर चढ़ जाएगा। और अगला फिर एक बार जंप जब वो मारेगा, ठीक है, पहला 10 मिनट, ठीक है, और एक बार और वो जंप मारेगा तो वो 6 मीटर ऊपर चढ़ जाएगा। तो टोटल जो हो जाएगा 11 मिनट हो जाएगा। इतना आपको करना नहीं था। ठीक है, बस ये मैंने समझाने के लिए किया, विद इन ए सेकेंड कर सकते हो। 21 मीटर है, 6 माइनस करोगे 15 हो जाएगा। 3 मीटर 2 मिनट में चढ़ता है, तो सिंपल है। तो आपका 10 मिनट में 15 मीटर चढ़ेगा और एक वो और जंप मारेगा तो 11 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन देखो। ठीक है, इसको भी बहुत तरीके हैं करने का। ठीक है, पर मैं एग्जाम में कैसे करता है वो मैं आपको बताऊं। देखो, ABC के बीच में 680 रुपया इस प्रकार से विभाजित किए जाते हैं जिससे A को B का 2/3 मिलता है, B को C का 1/4 मिलता है, तब उनके क्रमशः कितने कितने राशि मिले। अब यही टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको पेन नहीं उठाना है, ठीक है, और विदाउट पेन आपको सॉल्व करना है। अब देखो इसको करना कैसे, बोला है कि A को B का कितना मिलता है, आपका 2/3 मिलता है। ठीक है, 2/3 मिलता है, और B को क्या मिलता है, C का 1/4 मिलता है। तो अगर मैं A/B यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। B/C लिखता हूँ मैं यहाँ, तो कितना आ जाएगा मेरा, 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो भी आपका आंसर होगा A का जो होगा वो 2 का गुणनफल होगा, 2 का मल्टीपल होगा। उसी तरीके से जो आपका B को जो जितना भी मिलेगा वो 3 का मल्टीपल होगा। सबसे पहले आप ये चेक करो क्या ये 2 का मल्टीपल है, क्योंकि A का जितना भी मिलेगा वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए गुणनफल। ये नहीं है, ये कट गया। ठीक है, क्या ये है, जी ये है। ठीक है, तो इसमें एक और चेक कर लेंगे, क्या ये B का भी जो इसका B है क्या वो 3 का मल्टीपल है, जी है। चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन जाते हैं, क्या ये 2 का मल्टीपल है, क्या ये दूसरा वाला B जो है 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये भी आपका कट गया, ये भी आपका कट गया। यहाँ देखेंगे ये क्या 2 का मल्टीपल है, क्या ये 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये भी कट गया। आपका आंसर ये हो जाएगा। मान लो कि
कोई एक और ऑप्शन होता तो उसके बाद हम लोग सी को भी चेक कर लेते, ठीक है। और मेनली आप दो जैसे ही चेक करोगे वो आपका आंसर मिल जाएगा। ये स्मार्ट स्टडी, हमको मतलब नहीं है पूरा करने से, ठीक है। मान लो सर ये आप बोलोगे सर मान लो कि ऑप्शन में सभी रहता फिर क्या होता, ठीक है सभी रहता, एक्सट्रीम केस हम लोग मान लेते कि सभी रहता, तो क्या करना है, तो भी कोई बात नहीं है। यहाँ हमें दिया हुआ है a/b हमने कितना निकाला है 2/3 निकाला है, b/c हमने यहाँ कितना निकाला है 1/4 निकाला है, b यहाँ मुझे दिख रहा है 3 है और b यहाँ मुझे दिख रहा है 1 है, तो बस मुझे b को इक्वल कर लेना है। ऊपर भी मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जो जो c आ जाएगा मेरा आ जाएगा ये 3 और ये आ जाएगा आपका 12, ठीक है। अब क्या है, सिंपल है, मुझे a मिल गया 2 है, देखिए a मिल गया मुझे 2 है, b मिल गया मुझे 3 है और c जो मिल गया मुझे 12 है। अब टोटल कितना हो जाता है देखो 12, ठीक है, 3 15 और 2 17, तो 17 मेरा टोटल हो गया। किसी एक वैल्यू को आप निकाल के चेक कर लो, ठीक है। यहाँ 200 है, यहाँ 120 है, यहाँ 325 है, यहाँ 200 है, तो मान लो कि मैं b का ही वैल्यू निकालता हूँ, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा 3/17 इंटू आप क्या कर लोगे 680 कर लोगे, 680 कर लेगा 17 4 जा 68, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका चका 12 120, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। एक और कोई भी चेक कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, किसी भी तरीके से हो, आप हर चीज़ आपको आना चाहिए, बट एग्जाम में सबसे पहले आपका दिमाग इस हिसाब से चलना चाहिए। उसके बाद ये जो इसका है मैंने ABC का वैल्यू निकाल लिया, बस यही याद रखना कि B यहाँ 3 है, B यहाँ एक निकला था, तो मैंने B को इक्वल कर लिया, ठीक है। उसके बाद जो बोलेगा जैसे बोलेगा सब निकल जाएगा, ठीक है, बट एग्जाम में पहले हिसाब से कर। यदि किसी संख्या में, ठीक है, अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आपको कम समय में करना है। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वो संख्या 50% से बढ़ जाता है। मान लीजिए एक x है एक y है, मैं समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, ठीक है। यदि किसी संख्या में एक संख्या का 20% जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो मान लो कि y का अगर हम लोग 20% लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% बढ़ जाता है। मतलब y कोई भी नंबर हो सकता है, उसका अगर हम लोग 20% x में जोड़ देते हैं तो x कितना परसेंट बढ़ जाता है 50%। तो सिंपल दिख रहा है ना कि इसका जो 20% है y का, वो x का कितना परसेंट है 50% है, सिंपल है। तो बस आप ये इसका 50% है, ठीक है, समझ में आया। मतलब अगर 50% ऑफ y लें तो वो कितना है y 50% ऑफ, ठीक है, x जो लेते हैं तो वो कितना है y का 20%। बस हो गया, x/y निकाल लो आप, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 20/50 हो जाएगा। तो x/y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर जो होना चाहिए ये 2/5 होना चाहिए, ठीक है, बट यहाँ में 5/2 आई थिंक मिसप्रिंट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पूछा कि यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का अगर वो x/y पूछेगा, ठीक है, तो 2/5 होगा, ठीक है। और y/5 अगर y/x अगर पूछता, दूसरा नंबर अगर पूछता, तो यहाँ पूछा है कि तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, उन दोनों संख्याओं का ये नहीं बताया है कि हिसाब से तो इसका आंसर कितना होना चाहिए 2/5 होना चाहिए, पर अगर नहीं है तो आप इसको मार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पूछा कि तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है, दोनों संख्याओं का। तो पहला x, तो अगर x/y होगा तो 2/5 होगा और y/x होगा तो ये 5/2 होगा, ठीक है। तो थोड़ा इसमें क्लियरिटी और करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सब लोग टाइम लगाएंगे बट आपको टाइम नहीं लगाना है। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये हर जगह आपको काम में आने वाला है। जब भी 3 रेशियो दिया हो और उसका रेसिप्रोकल हम देखो, 3 कार की गति मुझे दिया हुआ है कि 3 कार का गति मुझे कितना कितना दिया है 2:3:4 दिया हुआ है, ठीक है। तथा अनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में समय का अनुपात कितना लगेगा। देखो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया मतलब दूरी तो आपको सेम हो गया, ठीक है। स्पीड क्या बोलता है, स्पीड जो होता है आपका वो क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन, मतलब ये तो कांस्टेंट हो गया। मतलब क्या, स्पीड जो हो गया आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता, पर वो तो कांस्टेंट है। हमें अब किससे मतलब है, हमें अब मतलब है टाइम से। मतलब स्पीड जो हो गया वो इन प्रोपोर्शनल हो गया आपका टाइम से।
मतलब स्पीड जो है उल्टा है क्या आपका टाइम से। कब ये होगा, जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया। अब उसने बोला है कि यदि 3 कारों का गति 2:3:4 है, ठीक है, तो उन तीनों द्वारा समान दूरी तय करने में, अब यहाँ पूछा कि टाइम का रेशियो, तो बेसिकली आप लोग इसको कैसे करोगे, 1/3 करोगे, फिर से 1/2 करोगे, क्योंकि जो स्पीड का रेशियो है उसका उल्टा होगा टाइम का रेशियो, ठीक है। 1/2 करोगे, 1/3 करोगे, 1/4 करोगे, फिर इसका आप एलसीएम लोगे, ठीक है, और फिर से इसको मान लो कि इसका एलसीएम आप क्या लोगे, 1/2 × 12 करोगे यहाँ, ठीक है, फिर से 1/3 करोगे, और फिर से यहाँ 12 करोगे, और फिर से यहाँ 1/4 करोगे इंटू यहाँ 12 करोगे, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा ये 6, ठीक है, यहाँ आ जाएगा आपका 4, और यहाँ आ जाएगा आपका 3, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। बट इतना नहीं करना है हमें, ठीक है। जब मुझे पता चल गया, क्या पता चल गया कि डिस्टेंस यहाँ कांस्टेंट है, बट बेसिक भी याद रखिएगा, ठीक है, हीरो बन के ये नहीं कि बेसिक ही भूल जाओ आप लोग, ठीक है। अब जैसे ही मुझे समझ में आ गया कि ये जो है स्पीड का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मुझे निकालना है, क्योंकि स्पीड का रेशियो मुझे दिया हुआ है, और मुझे क्या निकालना है आपका, मुझे टाइम का रेशियो निकालना है। बट इसका तो आपको बस कुछ नहीं करना है, 2:3:4। जब इसका निकालोगे, मान लो ए का अगर आप निकाल रहे हो, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, तो मतलब ये क्या हो गया आपका 12 हो गया, ठीक है। और इसका जब निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना, मतलब क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है। और जब इसका निकालोगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देना, ये हो जाएगा आपका 6। अब इसको फिर से काट दोगे आप, 2 से अगर काटते हो तो ये 6 हो जाएगा, 2 से अगर ये काटते हो तो 4 हो जाएगा, और 2 से अगर ये काटते हो तो 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 4:3:1। अब ये जो मैंने कंसेप्ट आपको समझाया, ये प्लीज़ याद रखना, ये बहुत जगह यूज़ होने वाला, सिर्फ यहाँ नहीं बहुत जगह ये यूज़ होगा, ठीक है। अब ये देखो, इसको भी, अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, प्लीज़ इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ बोला गया है आपका, ठीक है, ए, ठीक है, आप क्वेश्चन आप खुद से ही पढ़ लिया करो, ठीक है। ए एक कार्य को, ठीक है, पूरा करने में 20 से 25% अधिक समय लेता है। यदि यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, ठीक है, तो 18 दिन में क्या हो जाता है, 18 दिन लगते हैं। तथा अनुसार यदि बी अकेले, मान लो कि ए और बी के बारे में यहाँ बताया गया कि ए को कार्य पूरा करने में 20 से 25% अधिक समय लगता है। मतलब अगर बी को 100 दिन लगेंगे तो ए को कितने लगेंगे, 150 दिन लगेंगे, क्योंकि 50% अधिक समय लग रहा है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 18 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो अगर बी उसी काम को करेगा तो कितने दिन में करेगा। अब ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं यहाँ आपको समझाने जा रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला पॉइंट, जो आपका क्षमता, कार्य क्षमता जो होता है वो हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है आपका डे का। मतलब मान लो कि आपका कार्य क्षमता ज़्यादा है तो सिंपल है, आप कम समय में ज़्यादा काम कर लोगे, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। मतलब इफिशियंसी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इन प्रोपोर्शनल होता है, किसका, आपका टाइम का। मान लो मैं ए यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। इसको ए है और बी लिखता हूँ, ठीक है। मान लो क्या बोला है कि ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक लेता है, तो बी मान लो किसी काम को करने में अगर 100 दिन लेता है तो ए उसी को काम करने में कितना दिन लेगा, 150 दिन लेगा। समझ में आया। इसको मैं रेशियो में लिख लेता हूँ, मान लो इसको मैं काट लेता हूँ, तो यहाँ 3। तो मान लो कि अगर बी किसी काम को 2 दिन में करता है तो ए उसी काम को कितने दिन में करेंगे, 3 दिन में करेंगे। और ये जो है इसका डेज के बारे में, मतलब समय, कितने दिन में वो कार्य करता है। तो इसी की जगह अगर मैं क्षमता अगर लिखना चाहूँ, इफिशियंसी लिखना चाहूँ, तो उल्टा लिख दूंगा। 2 को यहाँ लिख सकता हूँ और 3 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने अभी बताया आपका जो कार्य क्षमता होता है वो हमेशा उल्टा होगा आपका कितना टाइम आपने लगाया, क्योंकि जो इफिशियंसी होता है वो हमेशा इन प्रोपोर्शनल होता है आपका टाइम पीरियड। मान लो कि आप मुझसे ज़्यादा कार्य क्षमता रखते हो, तो किसी काम को अगर मैं 20 दिन में करूँगा, आप उसी काम को 10 दिन में कर सकते हो। मतलब क्या, आपका कार्य क्षमता ज़्यादा है। तो हमेशा कार्य क्षमता और डेज ऑपोजिट काम करती है। तो यहाँ मैंने डेज का रेशियो निकाल लिया कि अगर ये 2 दिन में काम करता है तो ये 3 दिन में काम करता है। उसी प्रकार से ए का अगर मैं बोलूँगा कि अगर वो 1 दिन में ए 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा, 3 काम करेगा, क्योंकि इन्वर्सली होगा। अब यहाँ जो चीज़ मैं समझाने जा रहा हूँ, अब इसको किस किस तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, दोनों का 1 दिन का काम कितना होगा, मैं रेशियो में लेके कर रहा हूँ, ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा 5 यूनिट काम होगा 1 दिन का। टोटल उन्होंने कितना दिन,
ये देखो ये रेशियो आ गया, ठीक है। एक दिन में अगर ए 2 यूनिट काम करता है तो बी कितना करेगा, 3 यूनिट काम करेगा। टोटल उन्होंने कितना दिन काम किया, 18 दिन किया, ठीक है। और ये टोटल वर्क हो गया, क्योंकि टोटल दोनों का एक दिन का काम इतना है, 18 दिन वो काम करते हैं, ठीक है। तो 18 5 90 हो जाएगा, मतलब टोटल वो 90 यूनिट काम करेंगे। अब यहाँ पूछा है कि बी अकेले उसको कितने दिन में कर लेगा, ठीक है। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 3 यूनिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ अगर 3 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर 3 से इसको मैं काटता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 5 30, तो 30 दिन में क्या है, बी जो है उसको कर लेता। मान लीजिए कि आपको यहाँ ये पूछता कि ए कितने दिन में करेंगे, तो कुछ नहीं है, यहाँ 5 × 18 ये टोटल वर्क है, और ए का कितना दिया हुआ है एक दिन का काम, ये मुझे 2 दिया हुआ है, तो ये 9 से हो जाता, तो 9 × 5 = 45 हो जाता, ठीक है। तो एक तो तरीका ये है, और क्या तरीका इसका हो सकता है, अभी एक चीज मैं और समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई बोलता है कि ए जो है, ठीक है, ए जो है किसी काम को x दिन में करते हैं, बी जो है किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों मिलके उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि ए किसी काम को x दिन में करता है, बी किसी काम को y दिन में करता है, तो दोनों उस काम को कितने समय में करेगा, तो x × y, x + y, ये चीज आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद इन ए सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ए है, यहाँ बी मैंने लिखा, ठीक है। ये किसी काम को 3 दिन में करता था, ये किसी काम को 2 दिन में करता था, यही आया था हमारा, ठीक है। अब हम डेज से खेलते हैं, सिर्फ डेज से मतलब है, समय से हमें मतलब है, यहाँ एफिशिएंसी का कोई रोल नहीं। तो मैंने क्या बोला कि ये 3 दिन में काम करता है, ये 2 दिन में काम करता है, तो दोनों अगर एक साथ में काम करें तो कितने दिन में कर लेगा, 3 × 2 और 3 × 2 x + y और x + y, तो ये 3 + 2 ये 5, और इसका वैल्यू मुझे कितना दिया है कि दोनों एक कितने दिन में काम कर लेते हैं, मुझे यहाँ दिया है कि 18 दिन में यहाँ ये कर लेते हैं, ठीक है। 18 दिन में यहाँ कर लेते हैं, तो मैं यहाँ 18 लिख देता हूँ, क्योंकि इसका वैल्यू 18 आना चाहिए। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा, देखो ये 6 है, 1 यूनिट का मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ। 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 18 × 5 डिवाइडेड बाई यहाँ कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो ये करोगे 6 से ऊपर काटोगे तो ये 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 हो गया। तो 1 यूनिट का वैल्यू जब 15 है, मुझे क्या बोला है, वो बी का बोला है निकालने के लिए, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, ठीक है। बस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो कंसेप्ट समझा रहा हूँ, प्लीज आप समझते हुए चलिएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 क्वेश्चन था, आशा करता हूँ आपको चीजें समझ में आए। देखो पहले तो हमने एक एक चीज को फिर से वीडियो देखो, ठीक है, कि मैंने क्या समझाया, ठीक है। पहले तो मैंने टाइम एंड वर्क का 2 कंसेप्ट आपको समझाया कि एफिशिएंसी को यूज करके कैसे मैंने निकाला एफिशिएंसी का, एज वेल एज मैंने आपको एक और फॉर्मूला से समझाया, ठीक है। उसके बाद मैंने ये कंसेप्ट, बेहतरीन कंसेप्ट सिखाया, ठीक है, कि जो स्पीड और किस तरीके से अगर स्पीड का रेशियो दिया हुआ है तो टाइम का रेशियो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। प्लस आपने ये भी समझा कि डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, तो जो स्पीड है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का, ठीक है। यदि किसी संख्या का, ये चीज़ आपने समझाया, ठीक है, परसेंटेज का, ये चीज़ मैंने बेहतरीन चीज़ आपको समझाया कि रेशियो का यूज़ करके विद इन ए सेकेंड आंसर कैसे कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बंदर वाला कंसेप्ट समझाया। उसके बाद ये तो मीटर वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये भी आप परसेंटेज आप समझ सकते हो, ये भी इजी से मैंने आपको करवा दिया। ये भी मैंने आपको बताया कि विदाउट पेन कैसे उठा के करना है, ठीक है। चलिए, मैंने देखो ये मतलब जितने भी मैंने 12 क्वेश्चन इसमें आपको करवाए हैं, ठीक है, उसमें कहीं आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं थी। पेन उठाने की जरूरत नहीं थी मतलब आपको पेन उठाना है लेकिन कम उठाना है, ठीक है। समझ में आया? सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।